हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेट बाय राहुल। हम अक्सर समाज और न्यूज में ये सुनते हैं कि इस स्टेट ने अल्कोहल पर बैन कर दिया, इस स्टेट ने गौ हत्या पर रोक लगा दी, हमारे दादा दादी को मिलने वाली पेंशन। आखिर ये कानून बनते कैसे हैं? सरकार को ये सारे आइडिया कहाँ से मिलते हैं? क्या ऐसा तो नहीं कि संविधान में इन सभी का जिक्र है? आखिर संविधान में ऐसे कौन से आर्टिकल्स हैं जिनके तहत सरकार ये सारे कानून बनाती है? तो इस वीडियो में इस सारे क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि डीपीएसपी होते क्या हैं। डीपीएसपी के एक एक आर्टिकल समझेंगे और जो हमारे संविधान निर्माता थे उनके माइंड में ऐसा क्या चल रहा था कि उन्होंने इनको ऐड किया, और अगर ये इतने इंपॉर्टेंट थे तो उन्होंने इनको इनफोर्सिबल जस्टिसेबल क्यों नहीं बनाया? इट्स मीन्स अगर मौलिक अधिकारों का हमारा वायलेशन होता है तो हम उसके लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो फिर डीपीएसपी अगर इतने इंपॉर्टेंट थे तो इनको इनफोर्सिबल क्यों नहीं बनाया गया कि अगर इनका भी उल्लंघन हो तो हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं? तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। और वीडियो के लास्ट में मैंने यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको ऐड किया है। 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम डीपीएसपी के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए, एक नजर देखिए आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक, ठीक है, 51 तक ये हमारे डीपीएसपी हैं, ठीक है। तो हम एक एक पहले इनको देख लेते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा इनकी पृष्ठभूमि देख लेते हैं कि बैकग्राउंड क्या था, इनका विजन क्या था, आखिर संविधान निर्माताओं के दिमाग में क्या चल रहा था, उनको क्यों ऐड किया गया था। देखिए, उसके दो तीन कारण थे, और भी कारण थे, लेकिन जो मेन जो कारण थे वो उनको देख लेते हैं। पुलिस स्टेट वर्सेस वेलफेयर स्टेट, यानी पुलिस स्टेट और कल्याणकारी राज्य। ठीक है, हमें अपने जो देश है उसको सिर्फ ऐसा नहीं बनाना था कि कानून व्यवस्था चला सके, सिर्फ पुलिस स्टेट नहीं बनाना था, बल्कि नागरिकों का कल्याण करने वाला कल्याणकारी राज्य बनाना था। ओके, हमें अपने देश को सिर्फ कानून व्यवस्था बनाने वाला देश नहीं बनाना था, हमको ऐसा देश चाहिए था कि जो लोगों का कल्याण कर सके। दूसरा कारण, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। देखिए, मूल अधिकारों से हमें जो मूल अधिकार थे, मूल अधिकार कितने से कितने थे, कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक, 12 से 35 तक, ठीक है। तो जो हमारे मूल अधिकार थे, इन्होंने हमको राजनीतिक अधिकार तो दे दिए थे, लेकिन बिना रोटी कपड़ा मकान शिक्षा अच्छा स्वास्थ्य के बिना ये मौलिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार को कोई मतलब ही नहीं था, ठीक है। तीसरा, भावी सरकारों के लिए नैतिक मार्गदर्शन, मतलब सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन उनके लिए एक दिशा निर्देश हो कि हमारे देश को आखिर किस दिशा में आगे बढ़ाना है, ठीक है। अब जैसे कि ये नॉन इन्फोर्सेबल क्यों है, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था, अगर ये इतने इंपॉर्टेंट है तो जैसे फंडामेंटल राइट से मौलिक अधिकारों को इनफोर्सेबल बनाया गया है तो इनको भी इनफोर्सेबल बना देना चाहिए था। तो फिर इनको नॉन इन्फोर्सेबल क्यों बनाया गया? देखिए, आर्टिकल 37 में साफ साफ लिखा है कि डीपीएसपी अदालत द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। ओके, इसके दो तीन रीजन थे। नंबर पहला, 1947 में देश के पास इतने संसाधन नहीं थे कि हर नागरिक को काम का अधिकार, मुफ्त स्वास्थ्य और पेंशन की कानूनी गारंटी दी जा सके, मतलब हमारे पास इतने रिसोर्सेस नहीं थे। दूसरा, विशाल जनसंख्या और विविधता, पूरे देश में एक साथ सभी कल्याणकारी योजनाओं को कोर्ट के आदेश से थोपना असंभव था। तीसरा, जनता की अदालत। देखिए, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने एक कोर्ट कहा था इनकी डीपीएसपी के लिए। ये कोर्ट में भले ही लागू ना हो, लेकिन हर 5 साल में जनता की अदालत यानी चुनाव में जरूर लागू होते हैं। जो सरकार डीपीएसपी की उपेक्षा करेगी वो जनता उसे चुनाव में हटा देगी, ठीक है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने फंडामेंटल के लिए भी एक कोर्ट कहा था, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के लिए भी कोर्ट कहा था। तो आपको कमेंट सेक्शन बताना कि किस आर्टिकल को उन्होंने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था, ठीक है। तो अब हम
एक एक आर्टिकल देखेंगे, ठीक है, 36 से लेकर 51 तक एक एक सिंगल आर्टिकल को समझेंगे और पढ़ेंगे। आर्टिकल 36 राज्य की परिभाषा, ठीक है। तो आर्टिकल 36 में दिया गया है कि राज्य आखिर है क्या। राज्य का मतलब कई जगह अलग अलग होता है, जैसे कहीं कहीं राज्य का मतलब देश भी होता है, ठीक है। लेकिन और हमारे देश में राज्य का मतलब जैसे बिहार, यूपी, ये सब है, ठीक। लेकिन यहाँ पर राज्य का अर्थ केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संसद, विधानमंडल, ये सब है। आर्टिकल 37 डीपीएसपी लागू होना, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि न्यायालय द्वारा लागू नहीं करा जा सकते, लेकिन देश के शासन में मूलभूत हैं, यानी इन्फोर्सेबल नहीं है, न्यायालय द्वारा नहीं करा जा सकते। अब हम 38 पहले इनको 3 भागों में बांट लेंगे, समाजवादी, ठीक है, ताकि आपको माइंड में क्रिस्टल क्लियर रहे कि आखिर है क्या और याद करने में आसानी रहे आपको। समाजवादी, गांधीवादी, ठीक है, इन सभी में बांट लेंगे। तो 36 37 समझ लिया। अब 38 देखते हैं। लोक कल्याण की अभिवृद्धि, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा लोक कल्याण को बढ़ावा देना। ओके। 39 क्या है? राज्य द्वारा अनुसंधान नीति के तत्व, ठीक, ये आपको पढ़ लेना है सारे। मैं देखिए ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा बट वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। अभी क्लास में प्रीवियस क्वेश्चन भी देखते हैं। 39 है समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता, ठीक है, यानी जो गरीब हैं और जो अपना वकील खुद नहीं कर सकते, उनके लिए सरकार एक वकील देगी, यानी ताकि कानूनी सहायता में आसानी हो, गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता, etc। अनुच्छेद 41 काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार। ओके, ये नीचे में एक्सप्लेनेशन दे रहा मैंने, तो इसको भी पढ़ते जाना, ये एग्जाम्पल तौर पर देखते जाना। अनुच्छेद 42 काम की मनोचित दशाएं और प्रसूति सहायता, ठीक है, मैटरनल लीव, यानी ये प्रसूति सहायता, यानी आर्टिकल 42 महिलाओं को पेड अवकाश प्राप्त करता है, यानी डिलीवरी के समय महिलाओं को पेड अवकाश, यानी कि जब वो छुट्टी लेंगी तो उनको वेतन मिलेगा। ओके, ये उनका फंडामेंटल डीपीएसपी में दिया गया है। अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्बाध मजदूरी, लिविंग वेज, ठीक है, लिविंग वेज और मिनिमम वेज, इसको दो तरह से समझ सकते हैं। मिनिमम वेज यानी कि जिंदा रहने के लिए एक व्यक्ति को जितना रुपया, पैसा या मकान, स्वास्थ्य, ये सब चाहिए। लेकिन लिविंग वेज मतलब एक व्यक्ति अपने ठीक ठाक जीवन जी सके, ठीक है, ये मिनिमम वेज और लिविंग वेज में अंतर होता है। 43A उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों का भाग लेना। ओके, अब हम देख लेते हैं गांधीवादी प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत का संगठन। 43B सहकारी समितियां। 46 SC/ST और कमजोर वर्गों के हितों का संरक्षण, मतलब ये जितने सरकार SC/ST के लिए, महिलाओं के लिए या ग्राम पंचायत, इन सब के लिए जो कानून बनाती है वो डीपीएसपी को ध्यान में रखते हुए बनाती है। ओके, ऐसा नहीं कि वो खुद से कुछ भी कानून बना दे। आर्टिकल 47 पोषण स्तर, जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य। अब देखिए, मैंने कहा था स्टार्टिंग में शराबबंदी कैसे होती है, मतलब किस आर्टिकल के तहत होती है। तो जो इसका आर्टिकल है 47, जैसे बिहार और गुजरात, इन दो स्टेटों में शराब बैन है, तो ये किस आर्टिकल के तहत हुई है? 47 आर्टिकल के तहत। आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन का संगठन। अब उदार बौद्धिक जो सिद्धांत हैं उनको देख लेते हैं। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, अभी यूजीसी के लिए, यूसीसी के लिए आंदोलन भी चल रहे थे, ठीक है, तो ये किस आर्टिकल के तहत होता है? 44। अब आपको बताना है कि 44 यानी समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था और दूसरा राज्य कौन सा था,
ठीक है, ये कमेंट सेक्शन में बताना है। तो चलिए मैं भी बता देता हूँ। पहला राज्य था हमारा गोवा, और अभी हाल ही में यूसीसी को लागू करा है उत्तराखंड ने। ठीक है, आर्टिकल 45, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को देखभाल और शिक्षा। 48A, पर्यावरण वन वन जीव की सुरक्षा। 49, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण। 50, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर। ओके, सेपरेशन ऑफ पावर कहां से लिया गया है? तो ये हमारा अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। ठीक, देखिए डीपीएसपी भले ही अदालत में चुनौती योग्य नहीं है, लेकिन जब भी सरकार कोई बड़ा कानून बनाती है, जैसे आरटी एक्ट, मनरेगा, प्रसूति लाभ अधिनियम या यूनिफॉर्म सिविल कोड, उन सभी का आधार हमारे संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में दिया है। इन्हीं को ध्यान में रखकर सरकार सारे कानून बनाती है। ओके, अगर किसी को एक क्रम से याद करना है ये सब, तो ये दिए हुए हैं सारे, जिसको मैंने अलग अलग बताए हैं। अगर किसी को एक लाइन से याद करना है तो यहाँ से याद कर सकता है या देख सकता है। ओके, तो चलिए ये देख लेते हैं डीपीएसपी आखिर लिए कहाँ से गए हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने किस संविधान से, ये कौन से देश के संविधान से इनको लिया है? तो आयरलैंड से लिया गया था। और ये संविधान के किस भाग में है? हमारे ये संविधान के भाग 4 में है। ठीक है, तो चलिए अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि पहले मैंने बता दिया कि भाग 4 में है, आर्टिकल 36 से 51 तक है। सोर्स क्या, कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और इनका नेचर क्या है? नॉन जस्टिसेबल है। ठीक है, यानी न्यायालय द्वारा बाध्यकारी नहीं है। अब हम एक एक क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का निर्देश देता है? तो जैसे कि अभी लास्ट में मैंने आपको बताया था कि ये कौन सा आर्टिकल है? 51। ये एक्स्ट्रा नॉलेज या विस्तृत व्याख्या दे रखी है, आप इसको देखते जाना और इसके नोट्स बनाते जाना। ये आर्टिकल, ये देखिए, ये यूजीसी नेट 2020 में पूछा गया था। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं कि मैंने खुद से क्वेश्चन बनाए, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उनको मैंने ध्यान में रखते हुए इनको ऐड किया है। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं नेट में, ऐसा नहीं कि बहुत खतरनाक या बनते नहीं, बस इतना ज्यादा फैक्ट हो जाता है कि कंफ्यूजन बहुत हो जाता है, तो आपको बार बार रिवीजन करना है बस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण संविधान की किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो वही सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर मैंने जब बताया कि अमेरिका से लिया गया है, तो हमको इसका आर्टिकल बताना है कि किस आर्टिकल में है। तो आर्टिकल 50 में। ठीक है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी। ठीक है, तो अलग अलग है, जो सेपरेशन ऑफ न्यायपालिका, कार्यपालिका, इनको सब अलग अलग किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 50। ओके, अब ये सेपरेशन ऑफ पावर का जो सिद्धांत ये दिया किसने था? आपको ये भी याद रखना है, तो ये दिया था मॉन्टेस्क्यू ने। ओके, अभी सेपरेशन ऑफ पावर हमने लिया कहाँ से था? तो ये लिया था हमने अमेरिका से। ये सारी चीजें आपको याद रखना, ये सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में क्वेश्चन आया था। अब देखिए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं ऑप्शन नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का प्रावधान डीपीएसपी के किस अनुच्छेद में है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 44। तो आपको बताना है कि यूसीसी लागू करने वाला पहला स्टेट भारत का कौन सा था और दूसरा स्टेट कौन सा था, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 40। ये एमपी सेशन प्रोसेस 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। ओके,
ये भी पढ़ते जाना, इसको भी देखते जाना और इसके भी नोट्स बनाते जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने डीपीएसपी को एक ऐसा चेक कहा जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है केटी शाह है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, मैंने स्टार्टिंग बताया कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने ये वाला कोड पढ़ाया था, संविधान को अनोखी विशेषता का, ठीक है, नोवल फीचर का डीपीएसपी को अंबेडकर साहब ने संविधान की अनोखी व्यवस्था कहा। और फंडामेंटल राइट्स को क्या कहा, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ग्रैनविल ऑस्टिन ने डीपीएसपी और मौलिक अधिकारों को संविधान की आत्मा, मूल चेतना कहा था। ठीक है, तो ये कोट्स या स्टेटमेंट सीधे सीधे कुछ आ जाते हैं क्वेश्चन। तो ये हमारा क्वेश्चन कब आया था? 2019 में आया था यूजीसी नेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का विचार संविधान के किस भाग में निहित है? ठीक है, यानी फंडामेंटल डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रीएम्बल। देखिए, जिसने अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो मैंने प्रीएम्बल पर और फंडामेंटल राइट्स पर वीडियो बना दिए हैं, ठीक है, वो जाकर देख लें। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो डीपीएसपी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता से संबंधित अनुच्छेद 39(a) किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? ठीक है, तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा 42। अब 42 अमेंडमेंट किस ईयर को हुआ, आपको ये भी याद रखना है। और इसको क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि इसमें इतने सारे आर्टिकल ऐड किए गए थे कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाने लगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो जो इसका सही आंसर है आर्टिकल 42। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा 43B। ये दिसंबर 2023 में नेट में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, आर्टिकल 43A को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था और 43B को 97 संशोधन 2011 द्वारा जोड़ा गया था। आपको ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10वां। पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन तथा वन जीवों की रक्षा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 48A। इसे 42nd अमेंडमेंट 1976 द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि मौलिक अधिकारों और डीपीएसपी में टकराव की स्थिति में मौलिक अधिकार भी सर्वोपरि होंगे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा चंपकम दोराईराजन। और मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, मतलब दोनों को समान वो मिलेगा। ठीक है, ये मैंने पिछली वीडियो में आपको क्वेश्चन कराया था। ये कब आया था? 2018 यूजीसी नेट में। देखिए, मिनर्वा मिल्स केस में कहा संविधान डीपीएसपी और संतुलन पर टिका है। ठीक है, आपको एंड केस की ईयर भी याद रखते जाना है। ओके, पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य किस आर्टिकल के तहत आता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 47। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन ने 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रारंभिक देखरेख और शिक्षा को अनुच्छेद 45 में स्थानांतरित किया? ठीक है, तो जिसका सही आंसर हो जाएगा 86 अमेंडमेंट। ठीक है, तो इसके 86 अमेंडमेंट कब हुआ था, इसकी डेट भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को किन 3 प्रमुख विचारधाराओं में वर्गीकृत किया गया है? ठीक है, वर्गीकृत किया गया है। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था कि गांधीयन, सोशलिस्ट और लिबरल इंटेलेक्चुअल, तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, समाजवादी, गांधीवादी और बौद्धिक इंटेलेक्चुअल। और जो ये आया था बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में ये क्वेश्चन आ चुका है। ओके, तो ये इसके आर्टिकल दिए हुए हैं कि
गांधीवादी में कौन कौन से आएंगे, उदारवादी में कौन कौन से आएंगे, समाजवादी में कौन कौन आएंगे, ये आपको देख लेना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अनुच्छेद में लिखा है कि नीति निर्देशक तत्व किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है लेकिन शासन में मूलभूत हैं? तो मैंने स्टार्टिंग में जैसे आपको बताया था कि इनफोर्सिबल नहीं है, और ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? आर्टिकल 37 में। ओके, आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है कि राज्य आखिरकार है क्या है, मतलब राज्य को अच्छे से परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों राष्ट्रीय महत्व के संस्मरणों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 49। ये एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 में आया था। 17। अनुच्छेद 38 राज्य को लोगों के कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित रखने का निर्देश देता है, जिसमें क्या शामिल है? ओके, तो इसका सही आंसर है जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। आर्टिकल जो 38 है भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाने की नींव रखता है। ठीक है। 44 संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा कौन सा नीति निर्देशक तत्व जोड़ा गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 38। ये कब आया था? 2021 असिस्टेंट प्रोफेसर। तो आपको एक इन क्वेश्चनों से ओवरव्यू मिल जाएगा कि आखिर किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 46। देखिए, स्टार्टिंग में मैंने सारे आर्टिकल्स को एक एक समझाया है, तो आपको वहां से सारे आर्टिकल्स देख लेते हैं। बस इसके अलावा दो चार चीजें आती हैं, कहाँ से लिए गए डीपीएसपी, ठीक है, इनफोर्सिबल है कि नहीं है, किस आर्टिकल में क्या कहा गया है, ये सारी बातें आती हैं। और आर्टिकल कौन से आर्टिकल से लेकर कौन से आर्टिकल तक ये डीपीएसपी हैं, ये 4-5 क्वेश्चन आते हैं, ये याद रख लेना और एक एक आर्टिकल को आपको देख लेना। इसके अलावा कुछ भी बाहर से नहीं आता है यूजीसी नेट में। ओके, कुछ दशाओं में काम पाने, शिक्षा पाने, लोक सहायता पाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ओके, तो इसका जो सही आंसर है एक, जो मनरेगा है और सामाजिक वृद्धावस्था पेंशन योजना इसी आर्टिकल के अंदर है। ठीक है, जो दादा दादी को पेंशन मिलती है हमारे, तो उनको 41 आर्टिकल 41 के तहत मिलती है, और जो मनरेगा चल रहा है वो 41 आर्टिकल 41 के तहत ही चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्मचारियों के लिए निर्बाध मजदूरी आदि की व्यवस्था किस अनुच्छेद के तहत है? तो 43। मैंने लिविंग वेज और मिनिमम वेज स्टार्टिंग बताया था, ठीक है, कि मिनिमम वेज क्या है, लिविंग वेज क्या है, ये किस आर्टिकल के तहत है? तो आर्टिकल 43। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियों के प्रबंधन में संबंधित अनुच्छेद 43 भी जोड़ा गया था? तो 43 भी जोड़ा गया था 97 2000 यही है ना, जो इसका सही आंसर है 97 अमेंडमेंट 2011। तो आपको 97 अमेंडमेंट कब हुआ था इसकी ईयर भी याद रखना है। ठीक है, तो 97 में कौन सा भाग जोड़ा गया था? भाग, ठीक है, भाग 9 भी जोड़ा गया। ओके, संविधान के भाग 4 के बाहर दिए गए नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद में शामिल किया गया है। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर है वो है आर्टिकल 335, 350A, आर्टिकल 351। ठीक है, मतलब इसका क्वेश्चन का मतलब है कि जो हमारे डीपीएसपी हैं वो हमारे संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं। ठीक है, आर्टिकल 36 से 51 तक। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि आर्टिकल 335, 350 ये सब हैं, तो उसमें यही पूछा गया है कि भाग 4 के अलावा और कौन कौन से आर्टिकल हैं जिसमें हमारे जो डीपीएसपी सिद्धांत है वो दिए गए। तो कौन 335 या 335, 350A, 351। ओके, 24 नीति निर्देशक तत्वों को नैतिक उपदेश या पूर्ण आकांक्षाएं किसने कहा? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर ए। ओके, आइवर जेनिंग्स ने डीपीएसपी की आलोचना करते हुए फैबियन सोशलिस्ट पर आधारित माना था।
ओके, ये हमारा है लास्ट क्वेश्चन। गाय, बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाने के लिए डीपीएसपी में कौन सा अनुच्छेद है? तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 48। मैंने स्टार्टिंग में जैसे क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही कहा था कि जो गौ हत्या, शराबबंदी, ये सारे आर्टिकल्स हैं, जो ये सारे कानून बनते हैं वो किन आर्टिकल्स के तहत बनते हैं। तो आप कमेंट पर जरूर बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा। ये वीडियो खत्म करने से पहले मैं थोड़ा सा रिवीजन भी कर देता हूँ फंडामेंटल राइट्स। तो हमारे फंडामेंटल राइट 12 से 35 तक हैं, भाग 3 में हैं और 6 मौलिक हैं, पहले 7 थे। ठीक है, आर्टिकल 31 जो प्रॉपर्टी राइट्स था वो हट गया है, तो इसलिए अब हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो 6 बचे हैं। ओके, तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।